हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टेड केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आप सोचते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ही रटने वाला सब्जेक्ट है, कम इंटरेस्टेड है, तो आप मेरे वीडियोस को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से आपका जो इस तरह का प्रॉब्लम है वो छूमंतर हो जाए। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर डिस्कशन करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई नई थ्योरी नहीं है, आपने पहले से पढ़ रखा है। आप पहले से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से परिचित हो। जो है कहाँ परिचय हुआ था आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, आप बता सकते हो? बिल्कुल सही, आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा है, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंपल मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है वो अलग है और अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे वो अलग होगा। दोनों ही सेम थ्योरी है, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सप्लेन किया है और यहाँ वही चीज़ हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दोनों ही थ्योरी एक ही है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पाउलिंग के द्वारा दी गई है और यह थ्योरी हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में दो इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। फर्स्ट ये कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स मेटल आयन के साथ किस प्रकार से अटैच होता है, मीन्स लिगेंड्स मेटल आयन के साथ कैसे बॉन्ड फॉर्म करता है, उस बॉन्ड का नेचर क्या होता है, मीन्स कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, और साथ साथ ये बताता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री, उसका शेप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ हम ये दोनों चीज़ें डिसाइड करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड और मेटल के बीच का बॉन्ड किस तरह का है, कैसे बन रहा है और गिवन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी। तो आइए देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट सेंट्रल मेटल एटम अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करके सेंट्रल मेटल आयन में चेंज होता है। मीन्स यदि एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम M है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट N, यदि किसी गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम M है और सपोज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट N है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करके सेंट्रल मेटल आयन में चेंज हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि सेंट्रल मेटल एटम का कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो, तो उस केस में सेंट्रल मेटल एटम आयन में ना चेंज होकर सेंट्रल मेटल एटम के ही फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड्स के साथ टोटल नंबर ऑफ जितने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म किया होता है, मींस सेंट्रल मेटल आयन का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसके इक्वल सेंट्रल मेटल आयन वेकेंट sp_d ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराता है। उसके बाद उन वेकेंट ऑर्बिटल्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अब आपको समझना होगा कि सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और किस कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए उसे कौन कौन से वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराना होगा। तो आइए देखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल आयन में कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशंस हो सकते हैं। यदि सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होने पर उस सेंट्रल मेटल आयन में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, मीन्स उस सेंट्रल मेटल आयन को 1s एंड 1p वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल कराना होगा। यदि सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, तो सेंट्रल मेटल आयन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मीन्स उस सेंट्रल मेटल आयन को 1 वेकेंट s एंड 2 वेकेंट p ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराना होगा। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन 4 है, तो इस केस में सेंट्रल मेटल आयन में हाइब्रिडाइजेशन आइदर sp3 और dsp2 होगा। तो देखिए, इसके पहले आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 sp हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर दो केसेस बन रहे हैं, sp3 और dsp2।
इसका मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 मिलता है तो अब वहां आपको डिसाइड करना होगा, ये जानना होगा, ये सोचना होगा कि सेंट्रल मेटल आयन में sp3 होगा या dsp2 होगा। दोनों में से कोई एक ही करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से sp3 कर देंगे या dsp2 कर देंगे, दोनों में कोई एक ही करेक्ट है। तो अब प्रश्न उठता है कि आप डिसाइड कैसे करेंगे कि सेंट्रल मेटल आयन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि आपसे पूछें कि आप बताओ कैसे डिसाइड करो, तो आपके अकॉर्डिंग यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वीक फील्ड लिगेंड से बना हुआ है तो उसमें सेंट्रल मेटल आयन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यदि कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस समय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई उस समय लिगेंड्स को वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्लासिफाइड नहीं किया गया था। मतलब जिस समय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई उस समय हम नहीं जानते थे कि लिगेंड्स वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड भी होते हैं। लिगेंड्स को वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई, मतलब नेक्स्ट थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इस समय तक हम नहीं जानते थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लिगेंड्स को वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्लासिफाइड किया गया है। और वो भी कैसे क्लासिफाइड किया गया है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग उन लिगेंड्स को वीक फील्ड लिगेंड कहा जाता है जिनका साइज कंपैरेटिवली लार्ज, उन पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज कंपैरेटिवली लो होता है। इस टाइप के लिगेंड्स का स्प्लिटिंग पावर कम होता है। ठीक है, मतलब लिगेंड्स जिनका स्प्लिटिंग पावर कम होता है वैसे लिगेंड्स को ही क्या कहा गया, वीक फील्ड लिगेंड कहा गया। ठीक है, और लिगेंड्स जिनका साइज कंपैरेटिवली स्मॉलर, उस पर प्रेजेंट चार्ज कंपैरेटिवली हाई होता है, वैसे लिगेंड्स का स्प्लिटिंग पावर हाई होता है और उन लिगेंड्स को ही कहा गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो इस तरह से वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का एग्जिस्टेंस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आता है। उसके पहले मतलब जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें सेंट्रल मेटल आयन के हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करना है तो उसके हाइब्रिडाइजेशन को हम वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। ठीक है ना, मतलब ये फ्यूचर का चीज है। ठीक है, तो फिर प्रश्न उठता है भाई तो डिसाइड कैसे करेंगे? तो देखिए कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसके लिए हम मैग्नेटिक मोमेंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सब्सटेंस का मतलब कॉम्प्लेक्स का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मैग्नेटिक मोमेंट प्रॉपर्टी ही डिसाइड करेगा कि उसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। आपको थोड़ा बता दें कि मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी कंपाउंड, चाहे वो सिंपल कंपाउंड हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर का मेजरमेंट है। ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से। और यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब ट्रांजिशन मेटल से बना है तो ओनली कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है √n/n+2 बोर मैग्नेटन। ये आपको ध्यान रखना है कि ये फार्मूला किसी भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए करेक्ट नहीं है। यह फार्मूला ओनली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही करेक्ट है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या कि जो भी आपको 4 कोऑर्डिनेटेड मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, आप क्या करेंगे कि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सपेरिमेंटल मेथड से उसका मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन करेंगे। पहला काम क्या होगा कि आप उस 4 कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जितना आएगा उसको हम क्या करेंगे, म्यू के जगह पर, म्यू के स्थान पर, मैग्नेटिक मोमेंट के स्थान पर पुट करेंगे उसको, और म्यू को पुट करके एन का वैल्यू निकालेंगे। तो एन क्या चीज है यहाँ पर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से आपको उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। फिर वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम डिसाइड करेंगे कि sp3 हाइब्रिडेशन होगा या dsp2 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, इसको और बढ़िया से और अच्छे से समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं और उन दोनों एग्जाम्पल से समझेंगे कि आप मैग्नेटिक मोमेंट से कैसे डिसाइड कर पाओगे कि हाइब्रिडेशन sp3 होगा या dsp2 होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं 2। तो ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, NiCl4 2 नेगेटिव,
एंड NiCN4 2 निगेटिव। दोनों एग्जाम्पल से क्लियर है कि दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना। Cl4 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, CN4 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हमें क्या समझना है, मैग्नेटिक मोमेंट से ये डिसाइड करना है कि इनमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, मतलब कौन सा, मतलब ये तो पता ही है कि sp3 या dsp2, इन्हीं दोनों में क्लियर करना है कि sp3 किस में होगा और कब dsp2 होगा। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल में, पहले वाले एग्जाम्पल में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन निकल +2 है, तो आपको क्या बताए कि हाइब्रिडेशन उनके मैग्नेटिक मोमेंट से क्लियर होगा। मतलब आप पहले उसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकालेंगे। तो NiCl4 2 निगेटिव के मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेरिमेंटली निकाला गया तो ये अप्रॉक्सीमेट आता है 2.8 बोर मैग्नेटन। ये कैसे पता किया गया कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.8 बोर मैग्नेटन है? एक्सपेरिमेंटल मेथड से, सॉल्व करके नहीं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है, और इसी तरह से इस कॉम्प्लेक्स का एक्सपेरिमेंटल मेथड से मैग्नेटिक मोमेंट 0 कैलकुलेट किया गया। अब इन्हीं दोनों वैल्यू से हमें डिसाइड करना है कि किसमें sp3 और किसमें dsp2। ठीक है, तो देखिए कैसे, तो मोमेंट वैल्यू 2.8 है, बट मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, √n × n+2। आप क्या करेंगे, म्यू का वैल्यू गिवन हो गया ना 2.8, तो म्यू का वैल्यू आपने पुट कर दिया 2.8 √n × n+2। अब इसको सॉल्व करके n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब आप इसको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू मिलेगा 2। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया है, 0 आया है, तो ये फार्मूला है √n × n+2 बोर मैग्नेटन। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू कितना है, 0 पुट कर दिए, √n × n+2 मीन्स n वैल्यू कितना आ गया, 0। इसका मतलब हमने ये पहले ही डिसाइड कर लिया, एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करने से पहले ही डिसाइड कर लिया, एग्जाम्पल्स में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करने से पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 है, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 0 है। ठीक है, अब देखिए और आगे देखते हैं, तो दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम क्या है, निकिल है। निकिल का एटॉमिक नंबर 28, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 4s2 20, 3d8 20, 28। निकल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दोनों ही एग्जांपल्स में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब क्या हो गया, Ni2+ हो गया। Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे इसमें, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से लूज होता है, आउटर मोस्ट सेल से, सो 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, क्या बचेगा, 3d8 हो गया। ठीक है, दोनों ही एग्जांपल में Ni सेंट्रल मेटल एटम है, Ni2+ सेंट्रल मेटल आयन है, तो दोनों केसेस में Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, आर्गन 3d8। अब इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, तो 3d8 है, ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा, क्या लेंगे, 3d, आप जानते हो कि 3d 5 का सेट होता है, आपने 5 का सेट ले लिया, 3d हो गया। 3d के बाद क्या आता है, 4s आता है, 4s के बाद क्या आता है, 4p आता है। ठीक है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में 3d8 तक आ रहा है, 4s 4p नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4s 4p उसमें प्रेजेंट है, बट कैसा है, वैकेंट है, इसलिए हमने 4s 4p भी बना दिया है। ठीक है, अब 3d में इलेक्ट्रॉन रखे, कितने इलेक्ट्रॉन रखना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं किसी भी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल्ड करते हैं, हुन्स प्रिंसिपल से मतलब पहले सिंगल के बाद डबल करते हैं, स्पिन अपोजिट करके, चेंज करके। ठीक है, तो 5 हो गया, ये 6 7 8, तो इस तरह से 3d8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अब यदि हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें, इस ऑर्बिटल डायग्राम को देखें, तो ये ऑर्बिटल डायग्राम क्या बता रहा है कि Ni2+ के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बट जब Na2+ लिगेंड्स के साथ अटैच होता है, लिगेंड्स के साथ उसको जब अटैच होना होता है, जुड़ना होता है, तो कुछ मेटल आयंस क्या करते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये भी केस होता है कि कुछ सेंट्रल मेटल आयन अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करते हैं। कौन चेंज करेगा, नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन पर, मतलब रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं फिर से दोनों एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सोचिए।
पहला जो एग्जाम्पल था, पहले एग्जाम्पल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? 2 अनपेयर्ड। पहले एग्जाम्पल में 2 अनपेयर्ड है ना, तो 2 अनपेयर्ड होने का मतलब क्या हुआ कि यदि पहला एग्जाम्पल है तो पहले एग्जाम्पल में Ni2+ अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करेगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करेगा तभी उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है ना, 2 अनपेयर्ड। ठीक है, इसका मतलब कि 2 अनपेयर्ड तभी रहेगा जब हाइब्रिडाइजेशन में हम d ऑर्बिटल को यूज नहीं करेंगे। तो जब d ऑर्बिटल को यूज नहीं करेंगे इसका मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा? s और p मींस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे डिसाइड होता है कि NiCl4 2 निगेटिव, अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स है तो इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ में आया ना कि कैसे डिसाइड कर लिए इस कॉम्प्लेक्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन? फिर से एक बार सुनिए कैसे। इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2 है। आपने पहले एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिसाइड किया है कि ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया, तो हम इसके ऑर्बिटल डायग्राम में देख रहे हैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है। अगर इसके हम कॉन्फ़िगरेशन को अगर डिस्टर्ब करेंगे, चेंज करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो डी वाले को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। डी को डिस्टर्ब नहीं करना है मतलब डी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेना, और डी को नहीं लेना है इसका मतलब dsp2 नहीं होगा। dsp2 नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? sp3 होगा। ठीक है, तो पहले में डिसाइड हुआ ना कि सेंट्रल मेटल आयन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो डाउट क्लियर हो गया ना कि पहले वाले में सेंट्रल मेटल आयन में dsp2 नहीं होगा, क्या होगा? sp3 होगा। ठीक है, ऐसे अब सेकंड वाले केस को देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में भी, सेकंड कॉम्प्लेक्स में भी Ni2+ ही है, मतलब उसका ऑर्बिटल डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा। बट प्रैक्टिकल के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने क्या देखा कि NiCl4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, मीन्स उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है। ठीक है, बट आप क्या देख रहे हो कि ऑर्बिटल डायग्राम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसका मतलब ये कभी भी जो है डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता, इसका मोमेंट वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर्ड करना होगा। ठीक है, आप सोचिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कैसे होगा? क्या तरीका अपनाएंगे अनपेयर्ड को पेयर्ड करने का? क्या तरीका हो सकता है कि जो ये एक डी में एक जो अनपेयर्ड है उसको हम पिछले वाले डी में ट्रांसफर कर दें। यदि इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर कर देते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे, अनपेयर्ड की संख्या 0 हो जाएगा। मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को, इस ऑर्बिटल डायग्राम को देखा जाए तो इस ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बन रहा है? 0 अनपेयर्ड बन रहा है। 0 अनपेयर्ड बन रहा है, इसका मतलब कि उस कॉम्प्लेक्स के नेचर के हिसाब से बिल्कुल ये करेक्ट ऑर्बिटल डायग्राम है। ठीक है, तो इस ऑर्बिटल डायग्राम में क्या हो रहा है? वेकेंट डी अवेलेबल हो रहा है ना, वेकेंट डी। सो इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन शो किया जाएगा तो डी को हम यूज करेंगे। क्या करेंगे? एक डी लेंगे, एक एस लेंगे और दो पी लेंगे। 1D 1S एंड 2P इजिली अवेलेबल हो रहा है। सो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने दोनों कॉम्प्लेक्सेस में ये डिसाइड कर लिया कि किस कंडीशन पर किसमें sp3 और किस कंडीशन पर किसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने का तरीका यही होगा। तो इस तरह से आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 एंड 4 में देखा कि सेंट्रल मेटल आयन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का भी देखते हैं। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिर से सेंट्रल मेटल आयन में 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। एक पॉसिबल है sp3d2 और सेकेंड पॉसिबल है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ भी कंफ्यूजन वाला होगा, यहाँ भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सेम प्रोसेस जो आपने पीछे प्रोसेस यूज़ किया है वही प्रोसेस यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। मतलब हाइब्रिडेशन कैसे डिसाइड होगा? उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि जिनका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू 0 होगा, मतलब जनरली जो डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे। डायमैग्नेटिक नेचर का मतलब जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 होगा, उनमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन? d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जिन कॉम्प्लेक्सेस का नेचर पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, मीन्स उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनमें कुछ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनते होंगे, तो वहां पर हम कौन सा हाइब्रिडेशन शो करेंगे? sp3d2 हाइब्रिडेशन शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सेंट्रल मेटल आयन में हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर लिया जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने के बाद क्या होगा कि वह सेंट्रल मेटल आयन उस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, मतलब उस हाइब्रिडाइजेशन में कितने नंबर ऑफ कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन ऑर्बिटल्स को वो
वेकेंट अवेलेबल कराएगा, ठीक है। वेकेंट अवेलेबल कराने के बाद उसमें आप क्या कर देंगे, हाइब्रिडेशन कर देंगे। तो इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की आपने 2 पॉइंट समझे। 2 पॉइंट हुए। फर्स्ट पॉइंट कि सेंट्रल मेटल एटम का जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सेंट्रल मेटल आयन में कन्वर्ट होता है। सेकंड पॉइंट आपने देखा कि सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मींस उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उस सेंट्रल मेटल आयन में हाइब्रिडेशन को डिसाइड करते हैं। हाइब्रिडेशन डिसाइड करने के बाद सेंट्रल मेटल आयन में उस हाइब्रिडेशन को किया जाता है। हाइब्रिडेशन करने का मतलब क्या हुआ कि उस सेंट्रल मेटल आयन के पास कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, मतलब उसको जितने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करना है उतने संख्या में उसके पास क्या हो गया, सेम एनर्जी और सेम शेप वाले वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। कहने का मतलब कि अब सेंट्रल मेटल आयन बॉन्ड बनाने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। अब देखना है कि सेंट्रल मेटल आयन को जिसके साथ अटैच होना है, जिसके साथ जुड़ना है, मतलब किसके साथ जुड़ना है, उसको लिगेंड्स के साथ जुड़ना है। तो अब आते हैं लिगेंड्स पर कि लिगेंड्स कैसे, लिगेंड्स के पास क्या है, कैसे वो इसके साथ जुड़ेगा। तो आप जानते हैं कि ईच लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। ईच लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने का क्या मतलब हुआ कि ईच लिगेंड के पास कम से कम एक, एटलीस्ट 1 फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, है ना। प्रत्येक लिगेंड क्या रखते हैं, कम से कम एक फील्ड ऑर्बिटल रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेंट्रल मेटल आयन जिसके पास वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और उसके साथ क्या है, लिगेंड्स है जिसके पास क्या है, फील्ड ऑर्बिटल्स है। तो होगा क्या कि सेंट्रल मेटल आयन के वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का लिगेंड्स के फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगा, है ना। और ओवरलैपिंग होने का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड्स के साथ अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच हो रहा है, ओवरलैपिंग से। तो ओवरलैपिंग से अटैच होने का मतलब किस टाइप का बॉन्डिंग हुआ, किस टाइप का बॉन्ड बना वहां पर, कोवैलेंट बॉन्ड। आप पहले से पढ़ रखा है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि ओवरलैपिंग से किस तरह का बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाय यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी कैन डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मीन्स हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करके यह बता सकते हैं कि गिवन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी। कैसे कैसे बता सकते हैं, तो आपने प्रीवियस पॉइंट में देखा कि बॉन्ड फॉर्म होने से पहले कैसे बता सकते हैं। तो आपने प्रीवियस पॉइंट में देखा कि सेंट्रल मेटल आयन हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, उसके बाद उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ही हमें क्या बताएगा, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री। यदि किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, मीन्स उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यदि सेंट्रल मेटल आयन में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो उस केस में उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। यदि कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन में d2sp3 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो क्या ज्योमेट्री हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। यदि कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन में sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बॉन्ड फॉर्म करते समय सेंट्रल मेटल आयन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से उसकी ज्योमेट्री हम निर्धारित कर लेंगे। तो अब आगे देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट एग्जांपल से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बता देना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा पीछे थ्योरी में कि जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज़ करते हैं और हमें हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म करना होता है, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर है जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशंस को लेकर कन्फ्यूज़न है ना। तो वह हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड करते हैं, अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज़ करें, अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के टाइम अगर जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड किया जाता था, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर से, ठीक है। बट अब जब हमें क्वेश्चंस करना होगा तो हम आसानी से क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन आसानी से कर लिया जाए, जल्दी कर लिया जाए, कन्फ्यूजन्स ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको हमने जो बताया ना कि लिगेंड्स को वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में डिवाइड किया गया है। हालांकि ये वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कब बताया गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बहुत बाद आता है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को याद रखेंगे कि वीक फील्ड लिगेंड्स के कैटेगरी में कौन कौन से लिगेंड्स आते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड के कैटेगरी में कौन कौन से लिगेंड्स आते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यदि कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड लिगेंड रख रहा है, इसका मतलब वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, इसका मतलब सेंट्रल मेटल आयन में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यदि बन रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, तो मेटल आयन में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, तो सेंट्रल मेटल आयन में d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूज होगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करने के लिए हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का। बट आप ये ध्यान रखेंगे कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट नहीं है ना। आप इसे एक ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हो ताकि हम एग्जांपल्स को आसानी से जल्दी से कर पाए। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं एग्जांपल्स। तो फर्स्ट लेते हैं एग्जांपल ऑफ 2 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। 2 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स मीन्स जहां सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। एग्जाम्पल हो गया AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स हुआ, तो इस कॉम्प्लेक्स को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करना है कि लिगेंड अमोनिया NH3 सेंट्रल मेटल आयन Ag+ के साथ किस तरह से अटैच हो रहा है और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। सपोज आपने सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट X सपोज कर लिया, मान लीजिए X। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0 इक्वल टू स्फीयर पर +1 चार्ज है, मीन्स X इक्वल टू +1। ठीक है, तो इस तरह से सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिल गया, +1। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि सेंट्रल मेटल आयन का जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपने आयन के फॉर्म में चेंज होगा, मीन्स मेटल आयन में कन्वर्ट होगा। सो Ag कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Ag+ में। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स में Ag+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर आप Ag+ इक्वल टू कितना है, 2 यूनिडेंटेड लिगेंड्स अटैच है, 2 यूनिडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है। जितने नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड्स अटैच होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 2। और आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होने पर मेटल आयन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से Ag+ में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आप क्या करेंगे कि Ag+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Ag+ का, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद क्या बनाएंगे, उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के बाद हम देखेंगे कि उसके कॉन्फ़िगरेशन में 1s और 1p वेकेंट है कि नहीं। यदि 1s और 1p वेकेंट होगा तो उनको मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन कर दिया जाएगा। यदि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, अवेलेबल नहीं है वेकेंट ऑर्बिटल, तो वह मेटल आयन क्या करेगा, अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा और 1s 1p अवेलेबल कराएगा। ठीक है, तो देखें पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका। सिल्वर का 47 होता है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, देखिए 47 बड़ा एटॉमिक नंबर है, तो इसका आप कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो टाइम अधिक लगेगा, है ना। हो सकता है कि आपसे मिस्टेक भी हो जाए, तो करना क्या होगा, आपको सोच लेना है कि सिल्वर किस ग्रुप का एलिमेंट है और इसके ग्रुप में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है। ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसी के सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन सिल्वर भी रखेगा, बस अंतर क्या होगा कि वैलेंस शेल नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट हमें ओनली आउटर कॉन्फ़िगरेशन से ही मतलब है। ठीक है ना, तो सिल्वर किस ग्रुप का है, किस फैमिली का है सिल्वर, कापर के नीचे है, कापर सिल्वर गोल्ड है कि नहीं, ग्रुप नंबर 11। और हम जानते हैं कि कापर के कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में क्या आता है, D10S1, क्या आता है 3D10 4S1, मीन सिल्वर का क्या हो जाएगा, 3D10 कापर में है तो इसका क्या हो जाएगा 4D10, और 4S1 है तो वो हो जाएगा
5s1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने सिल्वर का लिख लिया आउटर कॉन्फ़िगरेशन। बट आपके पास सिल्वर नहीं, क्या है, सेंट्रल मेटल आयन Ag प्लस है, तो Ag प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज हो जाएगा, 5s1 आउटर सेल है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा आउटर कॉन्फ़िगरेशन 4d10। ठीक है, अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम 4d कितने ऑर्बिटल्स का सेट होगा, 5 1 2 3 4 5 4d हुआ। फिर 4d के बाद क्या आएगा, 5s आएगा, 5s के बाद क्या आएगा, 5p आएगा। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड कर दीजिए। 4d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10, वुन्स प्रिंसिपल से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4d 10, 5s वैकेंट, 5p वैकेंट। अब देखते हैं कि हमें जरूरत किसका है, किन ऑर्बिटल्स का रिक्वायरमेंट है। तो किन ऑर्बिटल्स का रिक्वायरमेंट है, 1s और 1p, 1s और 1p का रिक्वायरमेंट है। और हम देख रहे हैं कि इसके कॉन्फ़िगरेशन में 1s और 1p दोनों ही वैकेंट अवेलेबल है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1s और 1p को हाइब्रिडाइज करेंगे, मिक्स करेंगे, तो ये प्रोसेस कहलाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। किस अरेंजमेंट में, लीनियर अरेंजमेंट में। 1s और 1p के बीच sp हाइब्रिडाइजेशन करने पर हमें 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ठीक है, दो कैसे होंगे, वेकेंट होंगे और उनका अरेंजमेंट क्या होगा, लीनियर अरेंजमेंट होगा। आपने पढ़ा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट लीनियर होता है। तो इस तरह से Ag प्लस के पास क्या उपलब्ध हो गया, दो वेकेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब क्या होगा, लिगेंड्स को लेंगे इसके, और इनके लिगेंड्स के पास क्या है, फील्ड ऑर्बिटल। तो वो लिगेंड्स अपने फील्ड ऑर्बिटल का Ag प्लस के वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करके उसके साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिगेंड्स को ले लें। एक लिगेंड NH3, दूसरा भी NH3, इन दोनों के पास क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है ना। तो ये लिगेंड इसके फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, ये भी इसके फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। तो जब दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए लिगेंड वाले, ये लिगेंड वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और साथ साथ क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब देखेंगे कि जो दो बॉन्ड बना वो बॉन्ड किस डायरेक्शन में बनेगा। तो बॉन्ड्स किस डायरेक्शन में बनते हैं, ओवरलैपिंग के डायरेक्शन में। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज है, लीनियर अरेंजमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि Ag प्लस के द्वारा जो 2 बॉन्ड बनेगा वो 2 बॉन्ड का अरेंजमेंट भी क्या होगा, लीनियर अरेंजमेंट होगा। सो आप कह सकते हैं कि AgNH3 2+ की ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये डिसाइड कर लिया कि AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव मीन्स 2 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। तो इस तरह से ये AgNH3 ट्वाइस 2+ की लीनियर ज्योमेट्री हो गई, है ना। लीनियर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180। तो ये इसका ज्योमेट्री बना कॉम्प्लेक्स का। इसके साथ साथ हम यहाँ से अगर इसके अकॉर्डिंग आप बताना चाहते हो कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, तो ये भी हम बता सकते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड। आर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है और इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने पर क्या कहा जाता है कि वो कैसा बिहेवियर शो करता है, डायमैग्नेटिक। सो AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा 2 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री। अब नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ 3 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। 3 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स मींस यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, HgI3 निगेटिव। HgI3 निगेटिव एग्जाम्पल ऑफ 3 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो देखिए इसको एक्सप्लेन करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। यह समझा जाए कि I निगेटिव सेंट्रल मेटल आयन के साथ कैसे अटैच हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ना, पहला काम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मरकरी Hg। तो कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट मरकरी का, मरकरी को X सपोज कर लेंगे, मरकरी का X हो गया। आयोडीन का -1 होता है, तो 3 × -1, ठीक है, इक्वल टू स्फेयर पे चार्ज कितना है, -1 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 + 3 x इक्वल टू +2 मीन्स यहाँ मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +2 हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मरकरी अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मरकरी 2+ में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से ये सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद क्या देखेंगे कि सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आप Hg2+, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, 3 यूनिडेंटेड लिगेंड्स अटैच है, 3I- अटैच है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 3 हुआ। और आपने पीछे देखा है कि सेंट्रल मेटल आयन में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जिस किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा वहां पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। तो इस तरह से आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर से हाइब्रिडेशन डिसाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, अब क्या किया जाएगा, मरकरी 2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखकर उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे और ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर देखा जाएगा कि Hg2+ के पास 1s एंड 2p अवेलेबल है कि नहीं, 1s एंड 2p वेकेंट अवेलेबल है कि नहीं। तो आइए देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि जिन बड़े एलिमेंट्स का आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते हैं तो हम क्या करेंगे, उस सेम ग्रुप का एक छोटा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और उसके कॉन्फ़िगरेशन से इस बड़े एलिमेंट का आउटर कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे। तो देखिए मरकरी किस ग्रुप का होता है, मरकरी किस ग्रुप का है, 12 ग्रुप का है। 12 ग्रुप में है जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी। पहले जिंक है, फिर कैडमियम है, फिर मरकरी है। और जिंक का कॉन्फ़िगरेशन आप सभी लोग जानते हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, जिसके लास्ट में क्या आता है, 3d10 4s2, ठीक है। अब उसी से कंपेयर करके हम क्या करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे। तो जिंक में क्या आ रहा है, 3d आ रहा है, जिंक में 3d आ रहा है, तो मरकरी में क्या आएगा, 5d आएगा। जिंक है, फिर कैडमियम है, फिर मरकरी है, मतलब एक एलिमेंट के गैप के बाद है। सो 3d है जिंक में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5d हो जाएगा, 5d10 हो जाएगा। फिर क्या आता है जिंक में, 3d10 4s2, यहाँ क्या आ जाएगा, 6s2, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपने मरकरी का बिना एटॉमिक नंबर जाने अब पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखे बिना आपने उसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, ठीक है। अब क्या ले लेंगे, तो मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन हुआ ना, अब क्या लेंगे, Hg2+ को। तो Hg2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम होता है, आउटर सेल से। आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो क्या बचेगा, 5d10 हो गया, ठीक है। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। पहले क्या है, 5d ले लें, d कितने का सेट होता है, 5 का 1 2 3 4 5d हो गया ये। 5d के बाद क्या है, 5d के बाद क्या है, 6s है, वेकेंट है इसलिए कॉन्फ़िगरेशन में उसको शो नहीं किया गया है। 6s के बाद क्या आएगा, 6p आएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड करते हैं इसमें, ठीक है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, उन प्रिंसिपल से ना, मतलब पहले सिंगल उसके बाद डबल करेंगे, तो ये 5d10 हो गया। 6s कैसा है, वेकेंट है, 6p कैसा है, वेकेंट है। अब हम चेक करेंगे कि रिक्वायरमेंट किन ऑर्बिटल्स का है, किन ऑर्बिटल का रिक्वायरमेंट है। देखिए यहाँ हाइब्रिडेशन से क्लियर होगा हमें कौन कौन से ऑर्बिटल चाहिए, 1s और 2p चाहिए, वो भी कैसा, वेकेंट। 1s और 2p वेकेंट ऑर्बिटल्स का रिक्वायरमेंट है। तो देखिए आइए देखते हैं ऑर्बिटल डायग्राम में। तो देखिए ऑर्बिटल डायग्राम में 1s खाली है और साथ साथ 2p भी वेकेंट है। तो आप क्या करेंगे, 1s और 2p को हाइब्रिडाइज करेंगे, है ना। 1s और 2p को हाइब्रिडाइज करेंगे, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास तीन वेकेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, जिनका अरेंजमेंट क्या होगा, प्लेनर ट्राइगोनल। ये 3 क्या होगा, ये 3 वेकेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हुए, जिनका अरेंजमेंट क्या है, प्लेनर ट्राइगोनल अरेंजमेंट है। ये प्लेनर ट्राइगोनल अरेंजमेंट है, इसको आप समझने के लिए बस इस तरह से स्फीयर बना दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेटल आयन के 3 वेकेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन ट्राइगोनल अरेंजमेंट। नाउ अब क्या करेंगे, अब लिगेंड्स को लेंगे। लिगेंड्स क्या है यहाँ पर, I-3I- ये लिगेंड्स है, और इन लिगेंड्स के पास क्या है, इन लिगेंड्स के पास फील्ड ऑर्बिटल्स है। तो ये लिगेंड्स अपने फील्ड ऑर्बिटल्स का मेटल आयन के वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग करके मेटल आयन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो ओवरलैपिंग हो रहा है, वो ओवरलैपिंग किस डायरेक्शन में हो रहा है, ट्राइगोनल अरेंजमेंट के अलोंग हो रहा है। सो हम कहेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री वो भी कैसा होगा, प्लेनर ट्राइगोनल। प्लेनर ट्राइगोनल कैसे बनाते हैं, क्या करेंगे आप, 3
3 बॉन्ड्स ले लेंगे 120 120 पर, ये 120 120 पर 3 बॉन्ड्स होता है प्लेनर ट्राइगोनल में, ये 120 हो गया, और लिगेंड्स के रूप में क्या हो गए, लिगेंड्स के रूप में I हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री हो गई। इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसा ज्योमेट्री, प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि यदि 3 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है जैसे HgI3 नेगेटिव, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री। अब हम चाहे तो इसका यहाँ से क्या बता सकते हैं, इसके मैग्नेटिक बिहेवियर को बता सकते हैं। आप देख रहे हैं ना कि सभी ऑर्बिटल्स कैसे हैं, फील्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो HgI3 नेगेटिव का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर द पेयर्ड। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। जब 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का केस होगा, एग्जांपल्स होगा, तो यहाँ पर दो केस बन सकता है। 2 केस कैसे, क्योंकि आपने देखा कि 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 या dsp2 हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 2 केस लेंगे। फर्स्ट केस देखते हैं, फर्स्ट केस फर्स्ट में हमने एग्जांपल ले लिया NiCN4 2 नेगेटिव का। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं NiCN4 2 नेगेटिव को। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल को X ले लिए, Cn का -1 इक्वल टू स्फेयर पे -2, X इक्वल टू कितना है, +2, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल कितना है, +2। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होने का मतलब क्या हुआ कि निकल अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Ni2+ में। ठीक है, इसके बाद नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni2+, जितने भी लिगेंड्स हैं कैसे हैं, यूनिडेंटेड है। सो यूनिडेंटेड लिगेंड्स की संख्या इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो जो सेंट्रल मेटल आयन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इधर sp3 और dsp2, है ना। तो उसको डिसाइड करने का तरीका क्या होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स के बिहेवियर पे जाएंगे कि डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक है कि नहीं। अगर उसका बिहेवियर डायमैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है तो क्या हो जाता है, वो dsp2 हो जाता है। अनपेयर्ड आ रहा है, पैरामैग्नेटिक है, तो वो क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। एक तो तरीका ये, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो तरीका ये है। अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सोचा जाए तो तरीका यही हुआ जो आपको बताए, बट आप चाह रहे हैं कि जल्दी से हो जाए, ज़्यादा हमें मतलब सोचना ना पड़े। या हो सकता है कि जब आप क्वेश्चंस आए आप पे, तो जब क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है या किसी भी कंपटीशन में आता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा है कि नहीं, है ना। इसलिए जब भी क्वेश्चन में एग्जाम आएगा तो हम ये डिसाइड रहेगा कि हमने सारा चीज़ पढ़ लिया है, मतलब आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी पढ़ लिया है, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी पढ़ लिया है। सो हम वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट यूज़ करके तुरंत बता देंगे कि उसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो Cn- है, Cn- किस कैटेगरी में रखा गया है, किस टाइप का लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये किस टाइप का लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, सो इसमें हाइब्रिडेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पर क्या होता है, dsp2। सो यहाँ हाइब्रिडेशन क्या हो गया, dsp2 हो गया। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और कॉन्फ़िगरेशन लिखकर उसके कॉन्फ़िगरेशन में वैकेंट 1s 1d 1 वैकेंट s एंड 2p वैकेंट अवेलेबल कराएंगे। ठीक है ना। तो देखें कॉन्फ़िगरेशन इसका, तो देखिए निकिल Ni एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन 18 3d8 4s 2 निकल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। Ni2+ का क्या हो जाएगा, आउटर से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, क्या मिलेगा, 3d8 मिलेगा। ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए इसका, 3d कितने का सेट होगा, 5 का सेट होगा। 3d के बाद क्या है, 4s है, 4s के बाद क्या आएगा, 4p आएगा। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन से, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 3d8 हो गया। ठीक है ना। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ Ni2+ का। अब आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि इसके कॉन्फ़िगरेशन में वैकेंट 1d 1s 2p है कि नहीं। तो देखिए 1s है, 1s वैकेंट है, 2p भी वैकेंट है, बट d वैकेंट नहीं है ना। तो हमें क्या करना होगा, d को वैकेंट कराना होगा। d कैसे वैकेंट होगा कि d वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है बगल वाले d में ट्रांसफर कर जाएगा। जब बगल में d में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएगा तो 1d भी क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। ठीक है। सो Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन कंबाइंड स्टेट में
कंबाइंड स्टेट का मतलब समझ रहे हैं ना, कंबाइंड स्टेट का मतलब हुआ कि Na2 प्लस जब लिगेंड से अटैच हो रहा है तो लिगेंड से अटैच होते समय ये क्या करेगा, अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये तो पहले से है, ये भी पहले से है, ये भी पहले से है ना, ये भी पहले से है, और एक जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे लास्ट वाले डी में, वो इधर पीछे ट्रांसफर कर गया। तो इस तरह से 1d वैकेंट अवेलेबल हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, 1d लेंगे, 1s लेंगे और 2p लेंगे, है ना, और इनको मिक्स करके क्या शो करेंगे, dsp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। जब आप dsp2 हाइब्रिडेशन करेंगे तो dsp2 में आपको कितने वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 4। तो ये हो गए 4 वैकेंट dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनका अरेंजमेंट कैसा है, प्लेनर ट्राइगोनल, ये प्लेनर ट्राइगोनल अरेंजमेंट में है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, Ni2 प्लस के पास सेम शेप और सेम एनर्जी वाले वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल करा दिए, ठीक है, जो स्क्वायर प्लेनर के 4 कॉर्नर्स के लॉन्ग अरेंज है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको लिगेंड के साथ जोड़ेंगे। लिगेंड से कैसे जुड़ेगा, देखिए लिगेंड्स क्या है, इसमें लिगेंड्स क्या है, Cn माइनस, यहाँ लिगेंड्स क्या था, Cn माइनस कितने, 4 Cn माइनस है, और सभी के पास क्या है, एक फील्ड ऑर्बिटल है। तो ये लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप करके इनके साथ क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से सेंट्रल मेटल आयन Ni2 प्लस और Cn माइनस के बीच 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब ये 4 सिग्मा बॉन्ड कैसे अरेंज होगा, ये किसी स्क्वायर प्लेनर के 4 कॉर्नर्स के एलॉन्ग। तो अपने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, और उन सिग्मा बॉन्ड का डायरेक्शन क्या है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स के एलॉन्ग, जहाँ ईच बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। सो इसकी ज्योमेट्री क्या मिला, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। तो NiCN4 2 निगेटिव की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर आपको बताना है, मैग्नेटिक बिहेवियर, तो आप मैग्नेटिक बिहेवियर कहाँ से बताएंगे, यहाँ से हम इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताएंगे। आप ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर बताने के लिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं यूज़ करेंगे। मेटल आयन को कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, जिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ वो लिगेंड्स के साथ अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे 2 कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। पहले कॉन्फ़िगरेशन में वो फ्री स्टेट में है, लिगेंड से जुड़ा नहीं है। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में वो लिगेंड से अटैच हो रहा है। सो डिसाइड करने के लिए, मैग्नेटिक बिहेवियर डिसाइड करने के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, सेकेंड वाला। और हम देख रहे हैं कि सेकेंड वाले कॉन्फ़िगरेशन में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब डबल हैं। सो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में सेकेंड तरह का एग्जांपल लेते हैं, केस 2। तो आपने एग्जांपल ले लिया NiCl4 2 निगेटिव, ठीक है। इसे एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 ही है, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, कितना आएगा, +2 आएगा। इसका मतलब जो निकिल है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Na2 प्लस में चेंज हो जाएगा। अब जरा इसका देखें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर आप Na2 प्लस Cl माइनस कैसा लिगेंड है, यूनिडेंटेड लिगेंड है, मतलब टोटल नंबर आप यूनिडेंटेड लिगेंड ही क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, ठीक है। लिगेंड के रूप में क्या है यहाँ पे, Cl माइनस, और Cl माइनस कैसा लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। सो Na2 प्लस में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इसका कॉन्फ़िगरेशन, निकल 28 का कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18, 4s2 20, 3d8 28। तो ये तो निकल का हुआ, लेकिन आपको लेना क्या है, निकल 2 प्लस। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ni2 प्लस का आर्गन 3d। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 3d8। तो 3d क्या होता है, 5 का सेट, 1 2 3 4 5 का सेट होता है 3d हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन से, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 3d8 हो गया। 3d के बाद क्या आएगा, 4s आएगा, 4s के बाद क्या आएगा, 4p आएगा, ठीक है। तो ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। अब आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि हमें कौन कौन से वैकेंट ऑर्बिटल्स का रिक्वायरमेंट है। कैसे डिसाइड होगा, हाइब्रिडाइजेशन से। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है, हाइब्रिडेशन sp3 ना, तो sp3 हाइब्रिडेशन होने का क्या मतलब हुआ कि किन किन ऑर्बिटल्स का रिक्वायरमेंट है, 1s, देखिए 1s अवेलेबल है,
ठीक है। 3p भी खाली है, तो जो ऑर्बिटल्स आपको चाहिए वो ऑलरेडी वहां पर उपलब्ध है, ठीक है। तो उपलब्ध होने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर ट्रांसफर करना नहीं है, बिना ट्रांसफर किए ही हम ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में लेंगे, है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे कि 1s और 3p, 1s और 3p इनमें हाइब्रिडेशन किया जाएगा। हाइब्रिडेशन क्या कहलाएगा, sp3। और जब sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो आपको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बट इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट क्या होगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। समझ रहे ना, पिछले वाले एग्जांपल में भी 4 बना था, बट वहां क्या अरेंजमेंट था, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट था। यहाँ क्या होगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब लिगेंड्स को लिया जाएगा। लिगेंड्स क्या है, Cl माइनस, और जितने लिगेंड्स हैं सभी के पास क्या है, फील्ड ऑर्बिटल्स। क्या होगा, लिगेंड्स के फील्ड ऑर्बिटल का मेटल आयन के वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगा, और ओवरलैपिंग से क्या मिलेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड्स मिलेंगे। तो इस तरह से 4Cl माइनस 4Cl माइनस Ni2 प्लस के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड के थ्रू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जुड़ गए, है ना। मींस NiCl4 2 नेगेटिव की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। स्फीयर पे 2 नेगेटिव। और आप जानते हैं ना कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना होता है, सारे बॉन्ड एंगल्स 109.5, ठीक है। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ NiCl4 2 नेगेटिव। अब आइए देखते हैं इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे देखेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन लेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2 अनपेयर्ड, यहाँ पे आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। तो Ni कॉम्प्लेक्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने का क्या मतलब हुआ कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, है कि नहीं। सो NiCl4 2 नेगेटिव विल पैरामैग्नेटिक, मतलब ये कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक हुआ, ठीक है। अब आप चाहें तो ये जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो कितना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, इसका पैरामैग्नेटिज्म कितना है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मोमेंट से। अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला यूज करें तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला यूज करके इस कॉम्प्लेक्स का पैरामैग्नेटिज्म निकाला जा सकता है। पहला क्या होता है, √n×n+2 बोर मैग्नेटन। देखिए यदि इसका मोमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है √n×n+2 बोर मैग्नेटन, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट आप ये याद रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि यह फार्मूला ओनली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है। यदि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होगा तभी इस फार्मूले को हम यूज करेंगे, अदरवाइज ये फार्मूला करेक्ट नहीं होगा, है ना। आपका जो एग्जांपल है उसमें सेंट्रल मेटल आयन क्या है, Ni2 प्लस है ना, और निकल क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक। सो इस कॉम्प्लेक्स के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। आपको जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं सभी क्या थे, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के थे, ठीक है। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 2 है, अनपेयर्ड 2 है, n वैल्यू 2 पुट कर दिए, क्या हो जाएगा, √2 × 2 + 2 कितना वैल्यू हो जाएगा, √8, 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 2.8 आएगा। तो इस तरह से ये इसका क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट हम किन के लिए निकालेंगे, ओनली पैरामैग्नेटिक के लिए। डायमैग्नेटिक के लिए क्यों नहीं इसको निकाला गया था, इसके पहले आपने देखा तो हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए नहीं निकाला इसको। डायमैग्नेटिक के लिए क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि डायमैग्नेटिक के लिए n वैल्यू कितना होगा, n वैल्यू 0, तो उसका मोमेंट वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। सो उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में 2 एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आएगा 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। इसमें भी 2 केस हो सकता है, sp3d2 एंड d2sp3। तो देखिए फर्स्ट केस, तो एग्जांपल है K4Fe6 और Fe6 4 नेगेटिव। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितना हो जाएगा, Fe का x, Cn का -1, x - 6 = -4, x - 6 = -4, x = +2, कितना हुआ, +2। इसका मतलब जो Fe है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Fe2+ में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe2+ कितना है, 6 है, ठीक है। और नेचर ऑफ लिगेंड
नेचर ऑफ लिगेंड कैसा नेचर है, Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड। सो Fe2 प्लस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन, Fe26 आर्गन 18 4s220 3d6 26 हो गया, बट यहाँ पर Fe नहीं है, क्या है, Fe2 प्लस है। Fe2 प्लस का हो जाएगा, यहाँ से 4s से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, क्या हुआ, 3d6। तो ये Fe2 प्लस का सेंटर मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब नेक्स्ट क्या किया जाएगा, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे और इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर ये देखेंगे कि Fe2 प्लस के पास 2d 1s और 3p वेकेंट है या नहीं। ठीक है, यदि वेकेंट है तो उनको मिक्स कर दिया जाएगा और यदि वेकेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके 2d 1s और 3p को वेकेंट किया जाएगा। इसका ऑर्बिटल डायग्राम हो जाएगा Fe2 प्लस का 3d6, मतलब 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स 3d5 का सेट होता है, 3d हो गया 6 1 2 3 4 5 6 3d6। इसके बाद 4s वेकेंट है, 4p वेकेंट है। अब रिक्वायरमेंट किसका है, 2d का, बट यहाँ पर d वेकेंट नहीं है, सो हमें क्या करना होगा, 2d को वेकेंट कराना होगा। 2d कैसे वेकेंट होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को पीछे की तरफ ट्रांसफर कर दें, ये इलेक्ट्रॉन पीछे ट्रांसफर कर दें, ये इलेक्ट्रॉन पीछे ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम क्या हो जाएगा, ये इसका कंबाइंड स्टेट, ये इसका फ्री स्टेट है। तो कंबाइंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d क्या होगा, ये डबल है, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, 2d वेकेंट। इसके बाद 4s 4p। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, D2 2d लेंगे, 1s लेंगे और तीनों p। ठीक है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर क्या होगा, 6 वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, किस अरेंजमेंट में, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6, ये आपने क्या ले लिया, 6 वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है, अब इन वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या होगा, लिगेंड्स के फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग होने से मेटल आयन और लिगेंड के बीच क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड्स बनेगा, मींस कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये इस तरह से ओवरलैपिंग हो गया दोनों के बीच मतलब वेकेंट ऑर्बिटल और फील्ड ऑर्बिटल के बीच, और ओवरलैपिंग होने से इस तरह से दोनों के बीच क्या आ गया, 6 सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब कि 6 Cn माइनस Fe2 प्लस के साथ सिग्मा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो गया। और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में होगा। सो हम कहेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल का मतलब 4 बॉन्ड्स स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स के अलाउंग, एक उसके परपेंडिकुलर ऊपर, एक परपेंडिकुलर नीचे। इस तरह से ये Fe6 4 माइनस का ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। देखते हैं जरा इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। यहाँ आप चेक करेंगे ना मैग्नेटिक बिहेवियर, देखिए इस कॉन्फ़िगरेशन में सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। दिस कॉम्प्लेक्स हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज डायमैग्नेटिक। तो देखिए सेकेंड तरह का Fe F6 नेगेटिव, ये एग्जाम्पल है। पहले की तरह फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कितना है, +2, इसका मतलब Fe अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किस में चेंज हो जाएगा, Fe2 प्लस में। ठीक है, आप देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe2 प्लस कितना है, 6 है। ठीक है, नेचर ऑफ लिगेंड क्या है, लिगेंड के रूप में क्या है, F माइनस कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वीक फील्ड लिगेंड, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, Fe का 26 आर्गन 18 4s220 3d6 26, बट हमें लेना क्या है, Fe2 प्लस। तो Fe2 प्लस कैसे मिलेगा, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, क्या हो गया, 3d6। अब जरा इसका ऑर्बिटल डायग्राम लेते हैं। तो Fe2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6, मतलब 3d लेंगे, 3d मतलब 5 का सेट, 1 2 3 4 5,
5 का सेट हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 3d6 हो गया ये। 3d के बाद क्या आएगा 4s वैकेंट है, फिर क्या आएगा 4p ये भी वैकेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है, हाइब्रिडेशन क्या है इसमें sp3d2, पहले वाले से कैसे डिफरेंट है, ये पहले वाले में था d2sp3, यहाँ sp3d2, मतलब जहां पहले आ रहा है d, पहले डी आने का मतलब क्या होगा कि उसका सेल नंबर वैलेंस सेल से एक कम, मतलब n-1 सेल नंबर होगा। बट जहां बाद में डी आएगा, बाद में डी आने का मतलब क्या होगा कि उसका जो सेल नंबर है वैलेंस सेल नंबर है, वैलेंस सेल नंबर है मतलब जो एस और पी का सेल नंबर होगा वही डी का भी सेल नंबर होगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हमने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है उसमें जो डी आ रहा है वो डी का सेल नंबर क्या है 3 है ना। यहाँ आपको कौन सा सेल नंबर लेना है, एस और पी वाला डी लेना है। तो एस और पी वाला डी लेने का मतलब हमें क्या लेना होगा 4d लेना होगा, इसका मतलब हम आगे 4d लेंगे, ठीक है। तो ये 4d हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे किन किन ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है, हाइब्रिडाइज करना है, 1s 3p और 2d, और 2d कौन सा डी 4d का 2d। तो देखिए 1s 3p और यहां से 2d वैकेंट है। तो वैकेंट होने का क्या मतलब हुआ, पहले से ही वैकेंट, इसका मतलब हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन को पहले की तरह ट्रांसफर नहीं करना। आप क्या करेंगे, सीधे यहाँ से एक s लेंगे, 2p लेंगे, सॉरी 3p लेंगे और 2d लेंगे, और इनको क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आप समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले s को, इस 3p को और इस 2 को, इनको मिक्स किए, ठीक है। तो sp3d2 हाइब्रिडेशन, sp3d2 हाइब्रिडेशन होने पर क्या होगा 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, किस अरेंजमेंट में, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में। तो ये 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए जिनका अरेंजमेंट कैसा है, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। अब क्या करेंगे कि ये वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के फील्ड ऑर्बिटल्स, लिगेंड्स क्या है f माइनस, यहाँ पे लिगेंड्स के रूप में f माइनस है, ये सारे लिगेंड्स होगा f माइनस, ठीक है। लिगेंड्स के पास क्या प्रेजेंट है, फील्ड ऑर्बिटल, तो वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप, ये ओवरलैपिंग हुआ, और ओवरलैपिंग से इस तरह से 6 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। इन बॉन्ड्स का डायरेक्शन क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के डायरेक्शन के अलोंग, मतलब बॉन्ड्स किधर बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के अलोंग बनेंगे। सो हम ये कहेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल, पहले क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर ले लिए, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स के लंग, एक परपेंडिकुलर ऊपर एक परपेंडिकुलर नीचे, इस तरह से FeF6 माइनस का, ये FeF6 4 माइनस का ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हुआ, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसका, ठीक है। अब जरा मैग्नेटिक बिहेवियर भी देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे क्लियर होगा, कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में देखिए 1 2 3 4 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 4 अनपेयर्ड होने का मतलब क्या हुआ, किसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा, है कि नहीं। दिस कॉम्प्लेक्स हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 अनपेयर्ड है, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब आप चाहें तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब किस नेचर का है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। और जब पैरामैग्नेटिक नेचर का है तो यदि हमें यह मेजर करना है कि कितना पैरामैग्नेटिक नेचर इसमें है, यदि इसके पैरामैग्नेटिज्म का मेजरमेंट करना है तो आप उसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, किस प्रॉपर्टी से, मैग्नेटिक मोमेंट प्रॉपर्टी से। और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होता है √n×n+2। बोर मैग्नेटन वैल्यू पुट कर देंगे, कितना पुट करेंगे, n का वैल्यू कितना है 4n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 × 4+2 कितना हो जाएगा √24। ये सॉल्व करेंगे, 24 का स्क्वायर रूट लेंगे, लगभग हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 4.8 बोर मैग्नेटन। तो इस तरह से ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपने 2 कोऑर्डिनेटेड, 3 कोऑर्डिनेटेड, 4 कोऑर्डिनेटेड एंड 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन किया, ओके।